रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक ऐसी स्टोरी को लेके जिसका हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि इस स्टोरी के अंदर कुछ अपडेट मिले तो मैं अपने दोस्तों अपनी फैमिली मेम्बर्स तक पहुंचाऊं। लेकिन आज की कहानी तक मैं आप लोग को लेके चलूं उससे पहले मैं आप लोग को आज जो हमारे देश को एक बड़ी क्षति हुई है, लेजेंड जिसको मैं लेजेंड मानता हूँ, रतन टाटा जी, आज उनका स्वर्गवास हो गया और 86 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। ये बात उन दिनों की है कि जब हमारा देश भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था। साल 1937 के अंदर जो रतन टाटा थे, इनकी जो पैदाइश होती है वो मुंबई के अंदर होती है। उसके बाद रतन टाटा जो होते हैं वो पढ़ाई करने के लिए अमेरिका जाते हैं, वहाँ से पढ़ाई करके आते हैं और एक तरीके से एक वर्कर के तौर पर टाटा समूह को ज्वाइन करते हैं। लेकिन दोस्तों, उस समय किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि टाटा ग्रुप को आज हम लोग जिस ऊंचाइयों पर देख रहे हैं, उस ऊंचाइयों को पहुंचाने का श्रेय भले ही टाटा परिवार को तो जाता ही है, लेकिन जिस तरीके से जो योगदान रतन टाटा जी ने इसमें दिया है वो काफ़ी ज़्यादा सराहना वाला है। दोस्तों, रतन टाटा जी की ज़िंदगी के कुछ अहम हिस्से जो हर किसी को सुनना चाहिए, पता होना चाहिए। कुछ किस्से ऐसे हैं जो मुझे पता है, मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले रतन टाटा जी की शादी की बात करें तो उनकी शादी नहीं हुई थी और उनका कोई बच्चा भी नहीं है। 4 बार उनकी शादी होते होते रह गई थी, लेकिन एक शादी उसको लेकर कुछ बातें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आई थी। ये बात उन दिनों की है जब रतन टाटा जी अमेरिका में रहकर पढ़ाई कर रहे थे और उसी समय इन्हें एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है। लेकिन उसी समय रतन टाटा जी उस लड़की से जब शादी करने का फ़ैसला करते हैं तो ये उस लड़की को इंडिया लेके आना चाहते थे। लेकिन अचानक से इनकी दादी का फ़ोन पहुंचता है कि इस तरीके से उनकी तबीयत ख़राब है, इसलिए रतन टाटा जी ना कुछ देखते हैं ना किसी से कुछ बात करते हैं, सीधा इंडिया आ जाते हैं और उस लड़की को भी इंडिया आने के लिए बोलते हैं। लेकिन उस समय इंडिया और चाइना के बीच में जंग चल रही थी, जिसकी वजह से जो लड़की की फैमिली होती है सुरक्षा कारणों की वजह से उस लड़की को इंडिया नहीं आने देती है और बाद में पता चलता है कि उस लड़की की कहीं और शादी हो जाती है। ये रतन टाटा जी की शादी का किस्सा था और कई बार उन्होंने अपनी जो एक तरीके से जो रिलेशनशिप वाली लाइफ है उसके बारे में खुलकर जिक्र भी किया था। और दूसरा जो महत्वपूर्ण किस्सा रहा रतन टाटा जी का, जब उन्होंने जो पैसेंजर व्हीकल में कदम रखा और जो देश की स्वदेशी टाटा इंडिका जो कार बनाई थी, वो कार पूरी तरीके से फेल हुई, कंपनी घाटे में चली गई। उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि टाटा समूह का जो पैसेंजर व्हीकल वाला बिजनेस है, ये एक कंपनी है फोर्ड, उस कंपनी को बेच देंगे। बाकायदा मीटिंग फिक्स कराई गई, फोर्ड के मालिक से टाटा जी मिले और उसके बाद में जो फोर्ड के मालिक होते हैं ये रतन टाटा जी से कहते हैं कि जब तुम्हें पैसेंजर व्हीकल के बारे में नॉलेज नहीं थी तो तुम पैसेंजर व्हीकल वाले बिज़नेस में घुसे ही क्यों? अगर हम तुम्हारी कंपनी में ये जो पैसेंजर व्हीकल वाला बिज़नेस है इसको हम खरीद भी लेंगे तो तुम्हारे ऊपर बस एक एहसान करेंगे। जैसे ही रतन टाटा जी ये बात सुनते हैं वो साफ तौर पर ये डील करने से इनकार कर देते हैं। और दोस्तों, उस समय की परिस्थितियाँ ऐसी बदलती हैं कि अमेरिका के अंदर मंदी आती है और उसके बाद में जो फोर्ड के 2 लग्जरीज ब्रांड थे, एक को हम लोग लैंड रोवर के नाम से जानते हैं और एक को जैगुआर के नाम से जानते हैं। इन दोनों ही ब्रांड्स को टाटा ग्रुप एक्वायर कर लेता है। लगभग 1800 करोड़ रुपए में ये डील होती है। एक व्यक्ति जिसने टाटा ग्रुप की ये वाले बिजनेस को लेने से इनकार कर दिया था और उसने साफ साफ एक तरीके से बेइज्जती करने के लिए कहा था कि हम तुम्हारे ऊपर अगर ये डील करेंगे तो एहसान करेंगे। वक्त ने ऐसी करवट ली कि टाटा ग्रुप ने उसकी दोनों ही जो कंपनियां थी जो काफ़ी लग्जरियस ब्रांड थे, लैंड रोवर और जैगुआर, इन दोनों को खरीद लिया था। उसके बाद में एक कहावत ये भी है, और एक कहावत नहीं बल्कि ये सच्चाई है कि रतन टाटा जी एक बार मुंबई की सड़क पर बारिश में सवारी कर रहे थे, अपनी कार के अंदर थे, तो देखते क्या है कि एक फैमिली है जिसमें 3 लोग हैं। पति बाइक चला रहा है, पत्नी भीग रही है, बच्चे भीग रहे हैं। इसलिए रतन टाटा जी घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद में सीधा कंपनी के जितने इंजीनियर होते हैं उनके साथ में एक मीटिंग रखते हैं और मीटिंग रखने के बाद में कहते हैं कि 1 लाख रुपए के अंदर उन्हें एक कार चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ हमारे मिडिल क्लास को देखते हुए बनानी चाहिए। इसलिए जो इंजीनियर्स होते हैं तुरंत उस कार पे काम करते हैं और देश में लॉन्च होती है टाटा नैनो। टाटा नैनो शुरुआत में तो इसे काफ़ी वाहवाही मिलती है, लेकिन बाद में टाटा नैनो लोगों को पसंद नहीं आती है। लेकिन लोग ये नहीं सोचते हैं कि बाइक का रिप्लेसमेंट है, लेकिन लोग उसे कार की तरह देख रहे थे, जबकि बाइक की तरह अगर देखते तो शायद टाटा नैनो जो थी वो देश के लिए एक वरदान थी। बहरहाल दोस्तों, आज जो रतन टाटा जी हैं ये हमारे बीच नहीं हैं और
कल रात लगभग 11 से 11:30 बजे के बीच में उन्होंने मुंबई के अंदर एक हॉस्पिटल के अंदर अपनी जीवन की आखिरी सांस ली। लेकिन दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, ये कहानी आप लोग पहले भी सुन चुके हैं। जैसा कि कल मुझे कुछ कमेंट्स भी मिले थे और आज एक बड़ी अपडेट भी आई थी इस घटना के ऊपर, तो मैंने सोचा कि आप लोग को इस घटना की जो अपडेट है वो सुनाना चाहिए। दरअसल 9 अगस्त का वो दिन था कि सुबह सुबह कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर चीख पुकार मच जाती है। एक लड़की, जिसका नाम तो मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, जो कि डॉक्टर थी, जूनियर डॉक्टर थी, उसकी रेप कर हत्या कर दी जाती है। उसके बाद जगह जगह प्रोटेस्ट, जगह जगह आप लोगों ने देखा कि गिरफ्तारियां, छापेमारी, और कई बार ऐसा हुआ कि पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। बहुत सारा मामला इसमें बिगड़ा और पूरे देश के अंदर आक्रोश था। ये जो मामला था, मामला हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट से पुलिस की जो छानबीन थी उस पर सवाल या निशान लगे। लेकिन 9 तारीख की यह वारदात थी और 10 तारीख को पुलिस ने जो खुलासा किया था, अब जब केस सीबीआई को सौंप दिया गया, सीबीआई को जब केस सौंपा गया तो सब लोग अंदाज़ा कर रहे थे, क्योंकि सीबीआई की छानबीन में थोड़ा समय लगता है। सब लोगों का यह अनुमान था कि सीबीआई छानबीन करेगी और इस केस के अंदर जो गहरे राज हैं वो निकाल के लेके आएगी। लेकिन अब तकरीबन 58 दिन का समय बीत चुका है जब से ये केस सीबीआई के पास में है, और अब फाइनली सीबीआई ने इसमें अपनी चार्जशीट दाखिल की है। कौन कौन दोषी हैं, कौन कौन जेल जाएंगे, उस रात कौन कौन थे जिन्होंने उस लेडी डॉक्टर के साथ में दरिंदगी की थी, ये सारी ही चीज़ें जो थी वो इस सीबीआई रिपोर्ट्स जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें बताई गई है। और इंडिया टुडे आज तक के मुताबिक जो भी चार्जशीट दाखिल की गई है उसकी कुछ झलकियाँ उन्हें मिली हैं और वही मैं आप लोग को पढ़ के सुनाऊंगा। लेकिन लास्ट में सीबीआई ने 3 पॉइंट्स कवर किए हैं, 3 पॉइंट्स बताए हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और आप लोग को ज़रूर से ज़रूर सुनना चाहिए। सीबीआई के पास में जब ये केस पहुंचता है तो सीबीआई इस केस को बहुत ही बारीकी से इसकी छानबीन करना शुरू करती है। कई लोगों की गिरफ्तारियां होती हैं और इसमें कई लोगों से पूछताछ की जाती है। अगर बात की जाए तो लगभग तकरीबन इस केस के अंदर सीबीआई के द्वारा 100 गवाहों से पूछताछ की गई, 12 पॉलीग्राफ टेस्ट कराए गए, सीसीटीवी कैमरेस खंगाले गए, फॉरेंसिक रिपोर्ट देखी गई, मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली गई, लास्ट लोकेशन निकाली गई, एयरफोन जो थे वो सबमिट किए गए और उसके बाद में आरोपी के जो बयान थे ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। इन सारी ही चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सीबीआई ने जो अपनी रिपोर्ट है वो कोर्ट के अंदर सबमिट की है। दरअसल आज तक के ऊपर जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है उस रिपोर्ट में ये साफ तौर पे कहा गया है कि इसमें सीबीआई ने बहुत अच्छी तरीके से ये साफ कर दिया है कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ में जो रेप हुआ था उसमें कोई और नहीं था, ना कि वो गैंग रेप था, बस वो रेप था। और ट्रेनी जूनियर डॉक्टर के कत्ल में अकेले संजय राय जो था वही भागीदार था, उसने ही कत्ल किया था, उसने ही रेप किया था। क्योंकि सीबीआई ने इस पूरे केस में जब छानबीन की तो पता चला कि इस केस के अंदर संजय राय के अलावा किसी भी और की संदिग्धी दिखाई नहीं पड़ रही है। इसलिए सीबीआई ने 45 पन्नों की अपनी पहली जो चार्जशीट है ये कोर्ट के अंदर दाखिल कर दी है। हालांकि 9 अगस्त की सुबह को पूरी कहानी दर्ज की थी जिसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब खुद सीबीआई ने इन सवालों के जवाब दे दिए। जो सवाल पुलिस ने 2 महीने पहले दिए थे वही सारे सवालों के जो सवाल पुलिस की छानबीन पर खड़े किए गए थे उन सारे ही सवालों के जो जवाब थे ये सीबीआई ने दिए हैं। और इसमें वारदातों के बाद में कुछ सबूत हैं, उनसे छेड़छाड़ के अलावा भ्रष्टाचार के मामले में डॉक्टर संदीप घोष को दोषी ज़रूर ठहराया गया है। लेकिन इस केस के अंदर कौन कसूरवार है ये सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में ज़रूर बताया है। सीबीआई की चार्जशीट की बात करें तो उसके मुताबिक केस को सुलझाने में 3 चीज़ें जो थीं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थीं और इन 3 चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा अहमियत इन चीज़ों की रही। पहली चीज़ जो थी वो सीबीआई की ये थी कि सेमिनार रूम के बाहर जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उसमें जो भी तस्वीरें थीं, जिनमें 9 अगस्त की बात की जाए तो सुबह 4 बजे से संजय राय को सेमिनार के अंदर जाता हुआ दिखाई देता है और आधा घंटे के बाद वही सेमिनार हॉल से बाहर निकल जाता है। इस दौरान सेमिनार हॉल के अंदर संजय राय के अलावा न कोई दूसरा व्यक्ति आया था न गया था। यानी यहाँ से जो सीसीटीवी फुटेज थी वो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सीबीआई ने ये माना कि इस केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ संजय राय ही दोषी था और किसी दूसरे को दोषी ठहराना शायद इस केस के अंदर उचित नहीं होगा। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी वो ये थी सेमिनार हॉल से जो संजय राय का मोबाइल का एयरफोन मिला था जो कि बाद में ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गया था। ये एक अहम कड़ी थी क्योंकि जिस समय पुलिस वहाँ पर पहुँची थी तो वहाँ पर एक ब्लूटूथ मिला था जो कि ईयरफोन था जिसको ब्लूटूथ ईयरफोन भी बोलते हैं। उसको जब संजय राय के मोबाइल से कनेक्ट किया गया था तो वो संजय राय के मोबाइल से ही कनेक्ट हुआ था। सीसीटीवी फुटेज बता रहे थे कि इस सेमिनार हॉल के अंदर कोई और नहीं बल्कि संजय राय आया था
और दूसरी चीज़ जो मोबाइल का ब्लूटूथ जो हेडफोन रहता है वो भी संजय राय के मोबाइल से ही कनेक्ट हुआ था। तो ये दो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहीं। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रही वो रही सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो फॉरेंसिक रिपोर्ट थी, जिसमें ट्रेनी डॉक्टर के नाखून से मिले खून के जो DNA सैंपल थे, उसके अलावा जो सीमेन मिला था, लड़की जो थी जूनियर डॉक्टर उसके प्राइवेट पार्ट से जो सीरम मिला था जिसको बताया गया सीमेन, इन सारे ही चीज़ों के जो DNA कराए गए वो उसके जो सैंपल मिले थे वो सारी की सारी चीज़ें जो थी वो संजय रॉय के DNA के साथ ही मैच हुई हैं। यानी ट्रेनी जूनियर डॉक्टर के साथ में संजय रॉय ने ही रेप किया था और ये कोई गैंग रेप का मामला नहीं था। यानी ये तो वो बातें रहीं जो CBI ने अपनी चार्जशीट में कही हैं, और ये जितनी भी बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये आज तक के माध्यम से बता रहा हूँ। अब जिन लोगों ने इस केस के बारे में ना सुनना हो वो मैं बताता हूँ। एक लड़की जो कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर PG में अपनी पढ़ाई कर रही थी, अपनी ट्रेनिंग कर रही थी, और 9 अगस्त की ये बात है कि सुबह सुबह उसकी जो डेड बॉडी होती है ये उस हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल से मिलती है। जब उसके माता पिता आते हैं, शुरुआत में तो उन्हें बताया जाता है कि तुम्हारी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। पहले बताया गया था उसने आत्महत्या कर ली है, उसकी तबीयत ख़राब है, बाद में बताया गया सुसाइड कर ली है। जबकि छानबीन में और सारी चीज़ों में पता चला कि लड़की के साथ में दुष्कर्म हुआ है, और इसी वजह से अस्पताल की इस कार्रवाई को, अस्पताल की इन सारी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा संदिग्ध पाया गया। उसके बाद में मामला हाई कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट से ये मामला CBI को दिया गया। लेकिन अब CBI अपने 45 पन्नों की चार्जशीट में सिर्फ और सिर्फ मुख्य आरोपी संजय रॉय को ही मान रही है। संजय रॉय वो व्यक्ति था जो उस रात सेमिनार हॉल के अंदर आया था और सेमिनार हॉल से निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा था। उसका जो ब्लूटूथ डिवाइस मिला था वो सेमिनार हॉल के अंदर मिला था। साथ के साथ लड़की के नाखूनों के अंदर कुछ स्किन मिली थी जिसके DNA मैच कराए गए तो संजय राय के साथ ही मैच हुए। जो सीमेन था उसे मैच कराया गया DNA, उसके भी जांच कराई गई तो वो भी संजय राय के साथ में मैच हुई है। फिलहाल दोस्तों अभी CBI इस मामले में सिर्फ यही कह रही है कि अभी ये जो मामला है वो इसमें छानबीन तो चल ही रही है और मामला कोर्ट में जाएगा, उसके बाद में इस पर सुनवाई होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल किसी की भी इसमें संदिग्धता दिखाई नहीं पड़ रही है, और जितना भी दोषी अभी तक करार पाया है वो संजय रॉय को ही पाया है। बहरहाल दोस्तों ये छोटी सी कहानी थी, आज कहानी तो नहीं थी, बस छोटी सी अपडेट थी। और कल के दिन मैं आप लोगों को एक बेहतरीन कहानी सुनाऊंगा। कुछ लोगों ने कल के दिन कमेंट्स करके बोला था कि सर कोलकाता वाले केस में क्या अपडेट है, तो सुनाइएगा। तो फाइनली CBI ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है। आज तक के माध्यम से जो आज तक को कुछ झलकियाँ मिली हैं वो मैंने आप लोग को बताई हैं। और इस केस के अंदर आप लोग क्या मानते हैं, क्या संजय रॉय अकेला था? CBI की जो जांच हुई है उस जांच में संजय रॉय को अकेला ही बताया जा रहा है। बाकी आप लोगों का क्या मानना है कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोगों के कुछ कमेंट्स भी हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों हमारे चैनल पर जो कल का दिन कमेंट्स आए उसमें पहला कमेंट्स है हमारे प्यारे राणा सिंह जी का, जो $10 के साथ में हमें सुपर थैंक्स करते हैं। तो राणा सिंह जी आपका सदैव मैं आभारी रहूँगा। शील निधि हैं लिखते हैं कसूरबार मौसा विदुर, फिर संतोषी लड़की, फिर माँ बाप को बताना चाहिए था, बालम शाहस को हत्या न होती शायद। तो भाई आपका शील निधि जी बहुत बहुत शुक्रिया। गोमा राय हैं लिखते हैं थैंक यू भाई, तो गोमा राय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजू निरंकारी हैं लिखते हैं नाइस स्टोरी, थैंक यू सर। तो राजू निरंकारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल बहादुर सिंह हैं लिखते हैं नाइस स्टोरी, तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। MD रिजवान अली हैं लिखते हैं लव यू सर, तो रिजवान अली जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सतबीर हैं लिखते हैं कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगा, सतबीर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से, सतबीर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रिजवान अंसारी हैं लिखते हैं वेरी नाइस स्टोरी, तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शील निधि हैं लिखते हैं आज की स्टोरी नया है, अवैध संबंध की जानकारी नई है मलिक जी, तो शील निधि जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में घनश्याम शर्मा हैं लिखते हैं प्रणाम, तो भैया और हार्ट बनाते हैं, भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में विनोद हैं, विनोद लिखते हैं नाइस, आपका कहानी सुनाने का जो लहजा है ये काफ़ी अच्छा है, तो विनोद जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में गोंदवाना हैं और ये लिखते हैं मैं बेचैन गोंडा कैमरून अफ्रीका से, आपकी कहानी सुनने का अंदाज़ जो है वो काफ़ी अच्छा है, और आपके परिवार जो बोल देते हैं, यानी आप परिवार को परिवार बोल देते हैं। तो परिवार में बोलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद माइक की वजह से थोड़ा अजीब लगेगा, थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा, इसलिए मैं परिवार बोल देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। उसके बाद में लखन लाल सोनी हैं लिखते हैं आपका धारा प्रवाह बोलने का जो लहजा है ये हमें काफ़ी प्रभावित करता है, शुक्रिया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। MD सग़ीर हैं और ये लिखते हैं आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है शावेज़ जी, तो आपका बहुत शुक्रिया। प्रकाश राज हैं लिखते हैं नमस्कार सर जी, तो प्रकाश राज जी नमस्कार, कैसे हैं। उसके बाद में अब्दुल अली हैं लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल अली फरीदाबाद से सुनता हूँ, बहुत अच्छी सुनाते हैं आप कहानी, हमारा भी नाम ले लिया करो। तो अब्दुल अली जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे चैनल पर कमेंट्स किया। सुनील त्यागी जी हैं लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेनू सुनील त्यागी।
शियाना बुलंदशहर से तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। रिजवान अंसारी हैं, लिखते हैं मलिक भाई कोलकाता वाले केस में क्या हुआ, उसकी कोई खबर दो। तो कोलकाता वाले केस की ही आज अपडेट दी थी, सिर्फ आपके कहने पर आज कोई कहानी नहीं सुनाई है। उसके बाद में खान हैं, लिखते हैं लाइक कर दिया है आपके कहने पर, खालिद भाई कंदुर की मुरादाबाद से। तो खालिद भाई जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बालेश्वर बिहारी हैं, लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार, कहानी सुना अच्छा लगा, लेकिन बाप और मौसा में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन मौसा को समझदार होना चाहिए था। बहुत अच्छी बात कही आपने। इकरा इमरान है, लिखती हैं शमस्तर को तो मैं बहुत पहले से सुनती हूँ, उनकी जो आवाज़ है बहुत अच्छी है, आपका शुक्रिया। उसके बाद में इकरा इमरान जी लिखती हैं कहानी अच्छी है बट समझ नहीं आता कि खून के रिश्ते कैसे जो बनते जा रहे हैं, जान लेने के लिए तत्पर होते जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इकरा इमरान जी। ए चौधरी हैं, लिखते हैं लोगों को धर्मों को लेकर लड़ना आता है, धर्मों पर चलना नहीं आता, क्यों संस्कार मिटाए जा रहे हैं। तो आपने बहुत अच्छी बात की है चौधरी जी, इंसान धर्मों को लेकर लड़ तो लेगा लेकिन धर्मों पर चलेगा नहीं। धर्मों में हर गलत चीज़ को मना किया गया है, लेकिन इंसान वही गलत काम करता है। सो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे, लेकिन आज मैं आप लोगों से माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ कि कोई क्राइम की कहानी नहीं सुनाई थी, लेकिन कोलकाता वाला जो केस था ये हम सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए इस केस में जो भी अपडेट थी वो मैंने आप लोगों तक पहुँचाई थी। बाकी आप लोग वेट करिएगा, कल के दिन मैं आप लोग को एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसको सुन के आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।